If a proton and alpha particle are projected, a proton and alpha particle are projected with same speed v naught, then ratio of their radius and time period. r1 is to r2 बताओ और टाइम पीरियड का भी रेशियो बताओ, t1 is to t2. बोलो बच्चों, रेडियस और टाइम पीरियड का रेशियो बताओ अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करा है. बोलो, और सेम मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. तो याद है जब जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते तो सर्कुलर मोशन होता है, तो दोनों सर्कुलर मोशन करेंगे और दोनों का सर्कल ऊपर बनेगा. देखो ए v क्रॉस b, ये फ्लेमिंग्स रूल. याद करो डायरेक्शन ऑफ मोशन. इधर देखो फ्लेमिंग्स रूल. तो मोशन की डायरेक्शन में ये वाली सेकंड फिंगर रखो, फर्स्ट फिंगर को b की डायरेक्शन में रखो, तो थंब लेफ्ट हैंड का थंब ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऊपर फोर्स लगेगा. तो बोल दो बच्चों दोनों पे फोर्स ऊपर लगेगा तो सर्कल ऊपर बनेगा. अब देखो रेडियस का रेशियो, तो बोलो क्या होता है बच्चों, तो बोल दो r प्रोटॉन इज टू r अल्फा. तो बोल दो बच्चों m प्रोटॉन v नॉट अपॉन q प्रोटॉन b. तो बोल दो ये सेम है दोनों में, तो यहाँ पे m अल्फा v नॉट अपॉन q अल्फा b. बोल दो बच्चों m और b, v और b सेम है. देखो v नॉट तो कैंसिल हो जाएंगे. हम बोल दो बच्चों प्रोटॉन का मास और चार्ज और अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज में रिलेशन देखूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ पे m by q आएगा. तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 4m by 2q. याद करो बच्चों, मास 4 गुना होता है अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं. और बोल दो बच्चों 4 डबल होता है, तो मास 4 गुना और 4 डबल. और वैसे भी ये तो अपने को याद है 2:1:2 आ जाएगा. तो बोल दो अल्फा पार्टिकल की सर्कल बड़ी बनेगी. लो, प्रोटॉन का सर्कल छोटा बनेगा. प्रोटॉन के सर्कल की रेडियस अगर r होगी तो अल्फा पार्टिकल की 2r होगी. बोलो लो बोलो, तो मतलब प्रोटॉन का छोटा सर्कल बनेगा और अल्फा पार्टिकल का बड़ा. तो जिसका m by q ज्यादा होता है उसका सर्कल बड़ा बनता है. ओके लो, हाँ. तो बोल दो बच्चों अब सर्कल बड़ा बनेगा. अच्छा बताओ टाइम पीरियड किसमें ज्यादा लगेगा. ये रेडियस r है सर्कल की, तो ये 2r होगी, डबल होगी. टाइम पीरियड किसमें ज्यादा लगेगा, तो बोल दो बट नेचुरल है सेकंड सर्कल में ही लगेगा, क्योंकि सेकंड सर्कल बड़ा है. सर कल तो आपने बोला था सर्कल में टाइम सेम लगता है, वो तब जब स्पीड अलग अलग और चार्ज सेम हो. सर क्यों, क्योंकि बेटा कल बड़ा सर्कल होने का रीजन था स्पीड डबल होना. याद करो v नॉट और 2v नॉट से फेंका था, चार्ज सेम था, प्रोटॉन थे दोनों. तो याद है दोनों चार्ज सेम थे, तो जिसकी स्पीड डबल थी उसका सर्कल बढ़ाया, उस समय टाइम सेम लगता है. m by q सेम था तो टाइम सेम लगा. लेकिन यहाँ पे तो चार्ज ही अलग अलग है और स्पीड सेम है. तो बच्चों स्पीड सेम है तो सेम स्पीड से बड़े सर्कल वाला लेट राउंड करेगा. अगर दोनों की स्पीड v नॉट है तो बोल दो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा बड़े सर्कल पे. लो ये टाइम ज्यादा लगेगा. तो बोल दो बच्चों टाइम पीरियड निकालो तो 2 pi m अपॉन क्यू बी. इससे भी करके देख लो 2 pi m अपॉन क्यू बी. मैं बोल दो वही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन. तो पहला वाला प्रोटॉन के लिए और दूसरा अल्फा पार्टिकल के लिए. हेलो, तो बोल दो ये प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल. वो 1 2 लिख दिया था मैंने, प्रोटॉन और अल्फा का रेशो. तो बोल दो बच्चों 2 pi कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, और बोल दो वही 1:2 आ गया. सही बात है. जिसका सर्कल डबल रेडियस का उसमें टाइम भी डबल लगेगा क्योंकि स्पीड सेम है. तो डबल रेडियस का सर्कल सेम स्पीड से डबल टाइम में कंप्लीट होगा. तो कॉमन सेंस की बात है. कल जो मैंने कराया था उसमें चार्ज सेम था, स्पीड डबल थी, इसलिए सर्कल बड़ा बना था. तो जिसकी स्पीड डबल है वो बड़े सर्कल को सेम डबल स्पीड से सेम टाइम में कंप्लीट करेगा. डबल बड़ा सर्कल डबल स्पीड से सेम टाइम में कंप्लीट होता है. हेलो, तो बच्चों आपके पास फॉर्मूले भी होने चाहिए और सोचने का तरीका भी होना चाहिए. यहां पर मैंने चार्ज बदल दिया. तो बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो स्पीड बदलता है सेम चार्ज की, तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसका सर्कल बड़ा, क्योंकि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. r बराबर mv अपॉन qb. तो दो बातों पे क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो v बदलता है और चार्ज सेम रखता है, और या फिर वो v सेम रख के चार्ज बदल देता है, या तो v सेम रख के m by q बदल देता है. तो दोनों ही सोचना आते हैं. m by q सबके याद है मुझे, प्रोटॉन ड्यूटेरियम अल्फा सबके प्रोटॉन अल्फा ड्यूटेरियम सबके याद है रेशो. ओके हेलो, यहाँ पे न्यूट्रॉन और जोड़ देता तो बताओ क्या देता. तो बोल दो उसका भी मास डबल और चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता तो वहां पे भी 2 आता, तो 1:2:2 आ जाता. हेलो कर लोगे ना. हेलो, हाँ.
अब सुनो, ए सुनो, इधर देखो और देखते हैं क्वेश्चन, करो नोट करो इसका फटाफट। तो रेडियस डिपेंड करती है, तो स्पीड अलग अलग होने पर रेडियस अलग अलग होती है, और एक एम बाई क्यू का रेशो बदलने पर रेडियस अलग अलग होती है। तो कई बार एग्जाम में स्पेसिफिक चार्ज भी दे देता क्यू बाई एम का रेशो। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो मतलब स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल होती है और क्यू बाई एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, हटा दो। तो सर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारी सोच वेरी करती रहेगी और हम कर देंगे। आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इधर देखो, इधर देखो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ क्या आपको? देखो ये खूब सारे चार्ज पार्टिकल यूज आ रहे, कराया था क्या? एक सीधा चला गया, उसको 1 नाम दे दिया, एक यू मुड़ गया, उसको 2, थोड़ा चेंज कर दिया, एक और 3, अरे 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 चेंज है थोड़ा, 4, एक बार 2 राइट में मुड़ गए। तो आपको बताना बच्चों, प्रोटॉन वाला पाथ कौन सा है, अल्फा वाला पाथ कौन सा है, इलेक्ट्रॉन वाला पाथ कौन सा, न्यूट्रॉन वाला पाथ कौन सा है? सबसे पहले कौन सा बताना पसंद करोगे? तो मैं तो न्यूट्रॉन वाला, न्यूट्रॉन वाला पाथ 1 है जिसमें कोई फोर्स नहीं लगा, विदाउट रेडिएशन सीधा चला गया, क्योंकि याद है नेट फोर्स 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 न्यूट्रॉन पे लगता है, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस है। तो या तो रेस्ट पे होता है तो नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, या फिर न्यूट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। तो बोलूं ये पहला वाला पार्टिकल न्यूट्रॉन है, पाथ 1 न्यूट्रॉन का है। हेलो, हाँ बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो या तो राइट हैंड थंब रूल से कर लो, समझ लो, वी ऊपर, सबकी वेलोसिटी ऊपर, बेटा बीच में मत बोलो, वेलोसिटी ऊपर और अपनी हथेली वी की तरफ। तो बोलूं राइट हैंड का थंब इधर आया, तो बोलूं वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आई, लेकिन इलेक्ट्रॉन में बाहर माइनस होगा, वी क्रॉस बी के बाहर माइनस होगा, तो बोलूं ये उलट जाएगी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन वो होगा जो वी क्रॉस बी के अपोजिट जाएगा, और मैं बोलूं वी क्रॉस बी इधर आ रहा है, वी और हथेली अंदर की तरफ, याद करो राइट हैंड थंब रूल। तो वी की तरफ उंगलियां और हथेली वी की तरफ राइट हैंड की, तो थंब वी क्रॉस बी को बताएगा। तो वी क्रॉस बी के उल्टा फोर्स जिसमें लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। तो बोल दो बच्चों 4 इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाला पाथ 4 है। हेलो, अब ये बताओ बच्चों, ये तो हो गया ये। अब बताओ अल्फा कौन सा है, प्रोटॉन कौन सा है? तो ये दोनों में से एक अल्फा एक प्रोटॉन है। आप कैसे पता करूं? सेम स्पीड से फेंका है, सेम स्पीड से फेंका सबको, वी सेम, वी सेम, सारे पार्टिकलों की वी सेम थी। बताओ कैसे पता करूं? है देखो रेडियस अलग अलग होगी, तो बच्चों रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू का रेशो, क्योंकि देखो वी सेम रखा तुमने, वी सेम होता ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू, और याद है एम बाई क्यू अल्फा का ज्यादा होता है, एम बाई क्यू इज ग्रेटर फॉर अल्फा। हेलो, याद है डबल होता है प्रोटॉन से, तो बोलो रेडियस अल्फा की ज्यादा होगी, बोलो हेलो। तो रेडियस अल्फा की ज्यादा होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने। तो बोलो 3rd इज अल्फा एंड 2 इज फॉर प्रोटॉन। बोलो बच्चों, बोलो अल्फा और प्रोटॉन कैसे पता करा, समझ में आया क्या? अल्फा और प्रोटॉन कैसे पता करा, समझ में आया? जिसकी रेडियस बड़ी है वो अल्फा है, क्योंकि एम बाई क्यू पे डिपेंड करेगी, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू, और एम बाई क्यू अल्फा का ज्यादा है। ओके, करो नोट करो। हाँ, जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसी को ज्यादा कर्व पाथ बोलते हैं। बेटा रेडियस का देखो, तुम कौन से नियम बना रहे हो? तुम्हारे को दिख नहीं रहा है इसका सर्कल? हाँ, जिसकी रेडियस कम होती है उसका कर्वेचर तगड़ा होता है, वो तीखा कर्व बनाता है। जिसकी शार्प कर्वेचर किसकी होती है? जिसकी रेडियस कम होती है। ज्यादा रेडियस वाले का कर्व तो बड़ा होता है, जिसकी रेडियस बड़ी होती है उसका कर्व बड़ा होता है, उसकी शार्पनेस कम होती है कर्वेचर की। ओके, हेलो, अगर वो बोल देना कोई कर्व शार्प है तो उसकी रेडियस कम है, ध्यान रखना, है ना? शार्प सर्कल तो रेडियस कम है। ओके, हेलो, हटा दो।
तो सर हमारे को समझ में आ गया रेडियस कैसे कैसे वेरी करती है। ओके, और ये भी सर सारी बात समझ में आ गई सर्कल। ओके, अब आगे चलो। अब सुनना बच्चों, इधर देख, अब ये तो हो गए बच्चों सीधे आर बराबर एम बी बाई क्यू बी पर क्वेश्चन। कई बार वो थोड़े से शानदार तरीके के क्वेश्चन बना देते हैं। सर कैसे बताता हूं, थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक एम मास का पार्टिकल पड़ा है, न्यूट्रल पार्टिकल एम मास का, एक एम मास का पार्टिकल पड़ा है चुपचाप। इसमें अचानक से ब्लास्ट होता है और दो चार्ज पार्टिकल बनते हैं। सडनली ब्रेक होता है और दो चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब दो चार्ज पार्टिकल वाले मास बन जाते हैं। ओके, अच्छा ये अब मुझे नहीं पता मास कितने कितने होंगे। ये ब्रेक होता है, सुनो मैं दो डायग्राम बना देता हूं। ये ब्लास्ट होता है ना, यू समझ लो कोई डीके हुआ और ये दो मास बन गए M1 और M2, है ना, दोनों पे चार्ज है कुछ ना कुछ, और एक आगे गया। अब आप मेरे को बताओ, एक आगे गया ओके V2 स्पीड से और एक पीछे जाएगा, कंफर्म पीछे जाएगा V1 से। अच्छा ये रेस्ट पे था, तो बताओ इन दोनों की रेडियस का रेशियो कितना जाएगा, R1:R2। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कल बनाएंगे उसकी रेडियस का रेशियो बताओ, सोच समझ के जवाब देना। बता पाओगे या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? चलो सुनो मैं हेल्प करता हूं आपकी। ये दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसकी रेडियस आ जाएगी बच्चों M1 V1 अपॉन Q1 इंटू बी नोट। एकमात्र चीज कांस्टेंट है वो है B, बाकी सब चीजें अलग अलग है क्योंकि मास भी अलग अलग है। M2 V2 अपॉन Q2 B। अब बताओ कैसे सोचोगे? अब इस रेडियस का रेशियो सोचना है, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? तीन चीजें अलग है इसकी, M अलग है दोनों के, V अलग है और चार्ज भी अलग अलग हो सकते हैं। हाँ बोलो, बताओ यहां से कोई इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? सर टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। हाँ टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि पहले न्यूट्रल था। तो बताओ उससे क्या फायदा हुआ तुम्हारे को? जिसका मान अरे क्या बातें कर रहा है यार, पहले बोल रहा टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, फिर मास की बातें करने लगे। साइड में हो जा। हाँ बोलो, दूसरा कोई बोलो। अच्छा एक बच्चे ने बोला M1 V1 और M2 V2 इक्वल है। सही बात है, क्योंकि बच्चों ये रेस्ट पर था, इसका नेट इनिशियल मोमेंटम जीरो था और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इनिशियल मोमेंटम जीरो है और मैं बोलूं सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बच्चों, कहीं से बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। ब्लास्ट हुआ है तो इंटरनल फोर्स है, तो बोलूं बच्चों मोमेंटम कंजर्व रहेगा। P बराबर कंजर्व। हेलो, तो वो तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो रहेगा। इनिशियल बराबर फाइनल बराबर जीरो, तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहेगा। बोलो, तो वो तो P सिस्टम विल बी कंजर्व। P सिस्टम कौन सा सिस्टम? इन चार्ज इन दोनों मास का सिस्टम। P सिस्टम विल बी कंजर्व, विल बी कंजर्व, कंजर्व। हेलो, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो वो इनिशियल और फाइनल इक्वल होंगे और जीरो के बराबर होंगे। तो शुरू में जीरो था तो ये दोनों मिला के जीरो, तो वो जितना मोमेंटम इसका आगे होगा P2 उतना इसका पीछे होगा P1। हेलो, तो मैं बोलूं P1 और P2 की वैल्यू इक्वल होगी, तो बोलूं P1 और P2 की वैल्यू इक्वल और अपोजिट होगी। हेलो, तो मैं बोलूं पूरा मोमेंटम एक साथ सोचो। अगर M1 V1 अलग देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बोलूं मुझे बेसिकली ये लिखना ही नहीं चाहिए, तो बोलूं ये लिखना ही गलत होगा, तो मैं सीधा लिख दूं P1 अपॉन Q1B इस टू P2 अपॉन Q2B। और मैं बोल दूं बच्चों B तो सेम यही है, B तो सेम यही है। क्या बोल दूं P भी सेम है। हेलो, दोनों के मोमेंटम भी सेम है, उनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है। एक पार्टिकल का मोमेंटम आगे तो दूसरे का उतना पीछे होगा, कंफर्म गारंटी। हेलो बोलो ना बच्चों, एक का आगे होगा उतना पीछे होगा, तो मोमेंटम सेम है। तो मैं बोलूं M1 V1 को अलग अलग लिखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बोलूं ये ब्लास्ट होगा तो दोनों के मोमेंटम सेम आएंगे। ओके, हेलो,
तो मैं बता दूं, ये इसका मोमेंटम आगे अगर पी होगा तो इसका पीछे की तरफ पी होगा। खत्म। हेलो, हाँ, तो ये तो सारी समस्या ही सोल्व हो गई, दो वेरिएबल एक साथ गायब हो गए। तो अब समझ में आई वो मैंने फॉर्मूला क्यों लिखाया था कि एम बी अपॉन क्यूबी को पी बाई क्यूबी पे भी सोच सकते हैं अपन, तो यहाँ पे पी बाई क्यूबी पे सोचूंगा। तो बच्चों यूज आर इक्वल टू पी बाई क्यूबी, उससे सोचना आसान होगा क्योंकि पूरा पी एक साथ देखो तो न तो m1 v1 से डर लगेगा ना कोई बात, तो पूरा p ही कांस्टेंट है। ओके, हाँ, अब चार्ज के बारे में बताओ बच्चों। अब रेडियस पता करनी तो चार्ज पता कर लो क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हेलो, चार्ज बता सकते हो? चार्ज में रिलेशन बता सकते हो Q1 Q2 में? बिल्कुल सेम और अपोजिट। क्यों? क्योंकि शुरू में चार्ज न्यूट्रल था, इस पे क्यू नेट जीरो था, तो मतलब बाद में भी नेट चार्ज जीरो होगा क्योंकि चार्ज नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो अगर सिस्टम का नेट चार्ज जीरो था तो मैंने बोला था दोनों चार्ज बन गए, तो एक अगर प्लस बना होगा क्यू का, प्लस क्यू बना होगा, एक अगर पॉजिटिव क्यू होगा प्लस क्यू, तो दूसरा कंफर्म माइनस क्यू होगा, कंफर्म माइनस क्यू, तभी तो नेट चार्ज जीरो होगा। तो मतलब साइन दोनों इक्वल हो गए। तो मतलब बच्चों Q1 इधर देखो, ये भी काट रहा हूं और ब्रैकेट में लिख रहा हूं चूंकि Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2, दोनों इक्वल और अपोजिट साइन के होंगे और P1 दोनों सेम होंगे, P1 इक्वल टू P2, दोनों के मोमेंटम सेम होंगे और वो भी माइनस के साथ। हेलो, तो मेरे को तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए थी। खत्म। हेलो, तो वो तो रेडियस का रेशियो 1:1 होगा, तो जितने भी वेरिएबल थे सब कैंसिल हो गए। हेलो, दोनों सेम सेम आ गए, तो मोमेंटम सेम आने से m1 v1 कट गया और चार्ज सेम आने से q कट गया। खत्म। हेलो, ये P1 P2 क्यों कटे? क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। खत्म। बोलो बच्चों। बोलते ही नहीं है तो अब सुनो। अरे सुन, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, शानदार चीज है, करो यहां तक नोट करो बच्चों। तो एक बड़ा मास ब्लास्ट हुआ, दो चार्ज में ब्लास्ट हो गया, दो चार्ज में डिवाइड हो गया, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा उतना का उतना नेगेटिव होगा। ओके, तो रेडियस का रेशो। हाँ, अब सुनना आगे। हटाओ इसको, समझ लो तुम तो यार, अब इसको क्या नोट करोगे, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं कि कैसे सोचा जाता है चीजों पे। ओके, कैसे रेडियस पे सोचोगे उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब आ जाओ, इसी को आप लिख रहा हूं। तो बोलो ये एम ब्लास्ट हुआ था, हाँ, और ये M1 M2 बने थे। आपको ये बताना बच्चों, अब यहां तक पहुंच गए, एक प्लस की होगा तो एक माइनस की होगा, और ये V2 से जाएगा और ये V1 से, लेकिन दोनों की मोमेंटम पूरी सेम होगी, दोनों का M भी सेम होगा। इसका P आगे होगा तो इसका P पीछे होगा। हाँ, सोच समझ के जवाब देना बच्चों। इनके सर्कल सेम डायरेक्शन में बनेंगे या अपोजिट में? मतलब दोनों के सर्कल या तो नीचे या ऊपर, इसको बोलते हैं सेम। एक का नीचे एक का ऊपर, तो इसको बोलते हैं अपोजिट। तो बताओ सर्कल सेम सेंस के बनेंगे अपोजिट के, मतलब सेम डायरेक्शन में बनेंगे अपोजिट में? और किधर? सोच लो, बीच में कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सोच लो, जल्दी मत करना। वो चार डायग्राम बना के दे देगा कि मोशन कैसा होगा इनका फटने के बाद, आपस में दो पार्ट में ब्रेक होने के बाद मोशन कैसा होगा। अपोजिट। हाँ, किसने बोला सेम साइड? किसने बोला सेम साइड? बिल्कुल राइट है। जिन्होंने अपोजिट बोला उन्होंने जल्दी कर दी, और एग्जाम में जो जल्दी करता है बर्बाद होता है। इधर देखो, सेम साइड। मैं तो बच्चों V क्रॉस B, इसका V इधर है, B अंदर है, V क्रॉस B ऊपर आया पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका सर्कल नीचे बनेगा। हेलो, ये माइनस क्यू इधर साइड में लिख रहा हूं, इसका माइनस क्यू ऊपर लिख रहा हूं और प्लस क्यू लिख रहा हूं, तो बच्चों इसका नीचे बनेगा। ये बात तो तय हो गई। लो, चलो अभी पूरा नहीं बनाना। बोलो बच्चों, ये यू जाएगा, इसका कर्वेचर यू बनेगा, इसका सर्कल नीचे बनेगा। बोलो, हेलो, बोलो ना। अरे यार, V क्रॉस भी ऊपर आ रहा है पर माइनस है तो नीचे आ गया, इसका बताओ। तो बोलो इसका V क्रॉस भी नीचे ही आ रहा है और ये प्लस है तो नीचे ही बनेगा, तो बोलो इसका भी सर्कल देखो नीचे ही बन रहा है, तो बोलो दोनों के सर्कल नीचे की तरफ बनेंगे।
अब कर्वेचर कैसी होगी, क्या वो सब आपकी बात है, नीचे होगी, बोलो हेलो। तो मैं बोल दूं दोनों के सर्कल नीचे होंगे, बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव। यस सर। अच्छा, रेडियस सेम होगी, अलग अलग वो मैं बता चुका हूं, दोनों की रेडियस सेम होगी, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ए इधर देखिए छोटा सा पार्टिकल था, ये ब्लास्ट हुआ दो पार्ट में, एक इधर गया एक इधर गया, ए यहां बना रहा हूं, इतने बड़े बड़े पार्टिकल नहीं बना रहा हूं, तो मैं बोलूं ब्लास्ट हुआ, एक छोटा पॉइंट वहां से ब्लास्ट हुआ और ऐसे सर्कल बना, वो यूं बनेंगे, दोनों की रेडियस सेम होगी। और बोल दो ये देखो यहां से ब्रेक हो गया, ए ये आधा सर्कल करके यूं आएगा, ये यूं आएगा, हेलो। ये बोल दो वो M1 है, सो कॉल्ड M1, सॉरी M2 था ना इधर, M2, एंड दिस इज सो कॉल्ड M1, ओके हेलो, बोलो बच्चों। बोलो हाँ, टाइम पीरियड का रेशो बताओ, ए दोनों के टाइम पीरियड का रेशो बताओ, टाइम पीरियड का रेशो बताओ, क्योंकि देखो अब मेरे को ये देखना टक्कर कहां होगी, ये बात तो तय है टक्कर होगी, ये बात तो तय है टक्कर होगी, एक यू जा रहा है और एक यू जा रहा है, तो बोल दो और दोनों की रेडियस सेम है, तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे, क्योंकि इनको तो इन्हीं पाथ पे चलना है। ये देखो यहाँ M2 घूम के यूं आएगा इसके पाथ पे और M1 घूम के यूं आएगा, तो सर्कल पे कहीं तो टकराएंगे, तो T1 का रेशो बताओ, T का रेशो, T1:T2, बोलो दोनों के टाइम पीरियड का रेशो बताओ, उससे आइडिया लगेगा कहां टकराएंगे। तो अब लफड़ा टाइम पीरियड में, ए यू कांट से सर, क्यों, क्योंकि मैं वो तो बच्चों इसका जब सॉल्यूशन करोगे, ए टाइम पीरियड की स्पीड भी देखनी पड़ेगी, तो मैं जब इसका सॉल्यूशन करूंगा, ए बच्चों स्पीड भी देखनी पड़ेगी, तो 2πm 1/q 1b, तो बोल दो बच्चों 2πm2 q 2b, तो बोल दो सिर्फ b कैंसिल होगा, 2π कैंसिल होगा, बोल दो ना m पता है दोनों के, ना q पता है, नहीं q तो पता है, चलो ए q तो कैंसिल हो जाएंगे, हेलो बी भी कैंसिल हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि चार तो इक्वल और अपोजिट होंगे, बात है क्यों, बोलो बच्चों, चार तो इक्वल और अपोजिट होंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और 2π भी कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं बोलूं जब तक मास नहीं पता है, दोनों के टाइम पीरियड का रेशो नहीं पता पड़ेगा, हेलो, और जब तक मास नहीं पता तब तक दोनों की स्पीड का भी नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि स्पीड नहीं पता पड़ेगी तो ये नहीं पता पड़ेगा कहां टकरा रहे हैं। तो मैं बोलूं बच्चों इफ तो मैं बोलूं कांट से, यहां आंसर लिख दूं कांट से, कांट से, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड का रेशो वही होगा जो मास का रेशो होगा, तो मैं बोलूं टाइम पीरियड का रेशो M1:M2 होगा, कांट से, डोंट नो अबाउट M, डोंट नो अबाउट M, अबाउट M1:M2, ओके। जब तक M1:M2 नहीं पता होंगे तब तक इक्वल एग्जैक्ट रेशो नहीं पता होगा। हाँ आप चाहो तो ये जरूर लिख सकते हो T1:T2 बराबर M1:M2, जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, वो स्लो राउंड करेगा, ओके हेलो, हेलो, अरे ये समझ में आया, मैंने जो बोला वो समझ में आया, मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या, यस सर, हाँ जितना समझा रहा उतना समझो। तो बोल दो मास का रेशो होगा वही टाइम पीरियड का रेशो होगा, और मास का रेशो नहीं पता तो टाइम पीरियड का रेशो नहीं पता है। इफ यहां पे लिख देता हूं, इफ अगला क्वेश्चन थर्ड, इफ दिस m is divided in two equal parts, या two equal mass with equal two equal mass after blast, then T1:T2। अब बताओ, तो बोल दो बच्चों T1:T2, तो बोल दो अब आप बताओ, तो बोल दो बच्चों अब T1:T2 is equal to M1:M2 is equal to 1:1 बोल दो, हेलो, क्योंकि अब मास है दोनों M/2 होगा, तो 1:1 बोलो। अब मास पता पड़ गया ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है,
हेलो बेटा, बैठे हो यार, तुम्हारे पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही, इसे ढीले ढक्कन, अरे बोलो। तो दोनों मास इक्वल है, m1 बराबर m2 बराबर m/2, तो मैं तो दोनों जगह m/2 रखा तो 1:1 आ गया। हाँ, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। अच्छा बताओ कहां टकराएंगे? अगर दोनों मास इक्वल है तो कहां टकराएंगे? यहां कर रहा हूं m/2, बताओ किस जगह टक्कर होगी? और मैं तो दोनों मास इक्वल है तो वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएगी, ए स्पीड भी इक्वल। हेलो, जब मास इक्वल है तो स्पीड इक्वल होगी, तभी तो मोमेंटम सेम होंगे, क्योंकि एम भी सेम रखना बहुत जरूरी है, दोनों का मोमेंटम सेम होना बहुत जरूरी है। बोलो, अरे मोमेंटम सेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 रहेगा। हेलो, बोलो। हाँ, तो अब बताओ बच्चों, अब बताओ दोनों की टक्कर किस जगह होगी? अगर मास इक्वल है तो वो तो मास इक्वल है तो स्पीड इक्वल है दोनों की, v0 और दोनों की स्पीड इक्वल है तो ये बात है दोनों सेम सर्कल पे, सेम रेडियस से सर्कल पे चल रहे हैं, तो वो तो जस्ट आधे में टक्कर होगी। हेलो, दे विल कोलाइड एट दिस पॉइंट। हेलो, तो बताओ टकराने से पहले दोनों चार्ज कितनी कितनी डिस्टेंस चल लेंगे? तो मैं बोलता बच्चों पाई आर बाई क्यूबी, एम बी अपॉन क्यूबी का आधा, तो मैं बोलता बच्चों r/2 है, सॉरी पाई आर चल लेंगे, और r की वैल्यू एम बी अपॉन क्यूबी। तो बोलता बच्चों टकराने से पहले दोनों कितनी डिस्टेंस चल लेंगे? तो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों पाई आर आधा सर्कल, और r की वैल्यू हो जाएगी पाई एम बी अपॉन m/2 अपॉन एम बी अपॉन क्यूबी। हेलो, कर लोगे? m की जगह m/2 सर कर लेंगे, छोड़ो ये डिस्टेंस छोड़ो। तो तुम ये समझ गए ना टक्कर होगी, जस्ट अपोजिट एंड पे टक्कर होगी। बोलो। अच्छा, अगर ये 1:3 में ब्रेक हो जाते तो डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल मास की जगह ये कर दूं तो डिवाइडेड इनटू m/4 एंड 3m/4 मास। अब बताओ, देन आफ्टर ब्लास्ट, अब बताओ, अब टाइम पीरियड का रेशो बताओ। तो बोल दो भाई m1:m2, और इस बार आ जाता है m/4:3m/4। हेलो, हेलो, बोलो अच्छा। बोलो, तो बोल दो बच्चों जो हैवी है वो 3 गुना ज्यादा टाइम लेता, जो हैवी है वो 3 गुना ज्यादा टाइम लेता कोलिजन है उसका सर्कल कंप्लीट करने में। अच्छा, अब बताओ टक्कर क्या होगी? अगर ये m/4 और 3m/4 है तो टक्कर क्या होगी? दिस इज 3m/4 एंड दिस इज m/4। बताओ टकराएंगे ना? तो इसकी स्पीड v0 होगी तो इसकी 3v0 होगी। जो 3 गुना भारी है उसका वेलोसिटी या स्पीड v होगी तो इसकी 3v होगी, क्योंकि बच्चों 1/3 मास है तो 3 गुना ज्यादा स्पीड होगी, तभी तो मोमेंटम इक्वल होंगे। बेटा तेरा मास 3 गुना, मेरी स्पीड 3 गुना, मैंने बताया ना तेरे को रेडियो एक्टिविटी में। ओके, हल्का तेज चलता है। बताओ यहां टकराएंगे क्या? तो कहां टकराएंगे? तो कहां टकराएंगे? यहाँ पे राइट साइड ये ज्यादा चलेगा, और इनफैक्ट मैं बोलूं बच्चों ये 3 गुना ज्यादा चलेगा, जितना ये ट्रेवल करेगा उसका 3 गुना, तो मैं बोलूं ये 90 डिग्री ट्रेवल करेगा सर्कल पे, और वो बच्चों 270 ट्रेवल कर लेगा। यहाँ टकराएंगे। हेलो, बोलो। कितने लोगों को समझ में आ गई? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। जल्दी, फास्ट। हाँ, तो बोल दो बच्चों जब भी पड़ा चार्ज ब्लास्ट होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मोमेंटम पे सोचना आसान है, इसीलिए हमेशा R बराबर mv अपॉन क्यूबी फॉर्मूला पे सोचना। ओके, हेलो, हटा दो।
हटा दूं क्या? तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हमारे को सारी बात कि कैसे मोमेंटम पे सोचते हैं, कैसे आर बराबर एम बी बाई क्यू बी पे सोचते हैं। अब इधर देखो बच्चों, इधर देख, हाँ हाँ, इधर से देखो, एक एम मास का क्यू चार्ज का चार्ज पार्टिकल वी नॉट स्पीड से मूव करता हुआ आया। कितनी स्पीड से मूव करता हुआ आया बच्चों? वी नॉट स्पीड से। और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हाथ में मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इसमें एंटर करता है। बताओ क्या होगा? यहां एंटर करता है, बताओ क्या होगा? बोलो बच्चों, फिजिक्स समझाओ क्या होगा? ऐसे खूब क्वेश्चन बनते हैं। ये इस राइट पार्ट में है, आधा ये इधर, बस इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, इसके बाद है। इस लाइन क्या राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट में नहीं था। बताओ अब क्या होगा? सीधा ही चला जाएगा ये। हाफ सेकंड करके तो ये सीधा जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही एंटर करेगा मैं बोलूँ मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा। ए क्यू वी क्रॉस बी, ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बोलो, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो वी और डी के परपेंडिकुलर होगा। याद करो, जो ना वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी तो बदलेगा, सॉरी स्पीड, जो ना स्पीड बदलेगा ना मोमेंटम बदलेगा। सॉरी यार क्या बोल रहा हूं, जो स्पीड बदलेगा, सॉरी जो वेलोसिटी और मोमेंटम बदलेगा, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। याद है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 होता है। सर चाय पी लो। हाँ, बताया था ना कि वो जैसे एंटर करेगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो डायरेक्शन चेंज करेगा। याद है, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जो डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन बच्चों स्पीड को वैसी की वैसी रखेगा, क्योंकि वर्क डन 0 होता है मैग्नेटिक फोर्स का, इसीलिए वो कभी वर्क नहीं करता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 होता है। तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन हाँ मोमेंटम और वेलोसिटी बदलेगी। ओके सर, चलो तो बच्चों इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। और क्या है, याद है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब भी मोशन होता है सर्कुलर होता है, लेकिन ये सर्कल को आधा करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। जैसे सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वापस बाहर निकल जाएगा। हेलो, वो तो यहां से बाहर आने लगेगा। बोलो बच्चों, बोल बेटा, तो वो तो यहां से बाहर आने लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों, ये सेंटर, ये आर रेडियस के सर्कल में घुमाएगा इसको। बोलो, और आधा सर्कल कंप्लीट करवा के बाहर निकाल देगा। तो जिस स्पीड से एंटर करा था उसी स्पीड से बाहर निकलेगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी से अंदर घुसा था उतनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। बताओ अंदर कितनी डिस्टेंस चला? बताओ मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला क्वेश्चन बनता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल by charge in magnetic field in B। बोलो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी डिस्टेंस चलेगा? तो बोलो बच्चों, तो बोलो बच्चों सेमी सर्कल, तो डिस्टेंस बराबर पाई आर, और आर कितना हो जाएगा बच्चों? तो पाई इंटू एम बी बाई क्यू बी। ए सब दिया हुआ है, एम दिया, बी दिया, क्यू दिया, बी दिया, कर लोगे एम बी बाई क्यू बी गुड पे। तो बोल दो पाई आर डिस्टेंस चलेगा। सही बात है, आधा सर्कल। अच्छा बताओ, निकलने से पहले डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का? मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस होगा? बोलो, सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इन बी। बोलो बच्चों, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो बोलो यहां से एंटर करा था ए में और बी से बाहर निकला था। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पता है क्या डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? हेलो, तो मैं बोलूं ये है डिस्प्लेसमेंट। हाँ 2r। तो मैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r ए टू बी। हेलो, और 2r की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एम बी बाई क्यू बी। खत्म। हेलो, हाँ टोटल डेविएशन
डेविएशन, ए टोटल डेविएशन इन मैग्नेटिक फील्ड, डेविएशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में टोटल कितना डेविएट हो गया है ये? हाँ 180 डिग्री, क्योंकि जैसा गया था एक चीज डायरेक्शन में एंटर करा तो उसका एंटी पैरेलल लोड किया था, वो तो बच्चा डेविएशन बराबर 180, ए डेविएशन बराबर 180 डिग्री बोलो। यस खत्म किस्सा, तो 180 से डेविएट हो गया। हेलो बोल बच्चों, यस तो ऐसे क्वेश्चन बनते करके आ जाओगे क्या? हाँ बताओ, बताओ टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ क्वेश्चन, टाइम स्पेंड इन मैग्नेट, टाइम स्पेंड बाय चार्ज, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इन बी।